तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है और उनको हम लोग डेरिवेट करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम अच्छे से समझेंगे भी और आप लोग इसको नोट भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं। रेखीय आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं रेखीय आवर्धन। तो बात अब आती है ऐसा कि हम लेते हैं एक अवतल दर्पण और एक अवतल दर्पण में M1 और M2 नाम से एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में आपका यहाँ पे लिखा है ध्रुव P और मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C यहाँ पे लिखा है और मुख्य अक्ष आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक वस्तु को हम कहाँ लेते हैं, एक वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम ऐसे रखते हैं। वस्तु का नाम है OO डैश। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रकाश की पहली किरण बेचारी समांतर आती है। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण बेचारी चल रही है और जब चल रही है तो दर्पण से जब परावर्तित होती है, यानी दर्पण से जब टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर आती है। बताया गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको बताया है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो दर्पण से टकराएगी तो फोकस से जाएगी। पहला नियम। दूसरी प्रकाश किरण चल रही है वक्रता केंद्र से। ये भी बताया गया है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट आती है। तो मानते हैं दर्पण के बिंदु B से टकराती है और टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट जाती है। यहाँ से इनको मिला धोखा और लौट के चले गए अपने घर। ठीक है, तो दर्पण से टकराई और उसी मार्ग में लौट गई। तो ये हो गया प्रकाश की पहली किरण यहाँ से आ रही है, प्रकाश की दूसरी किरण यहाँ पे एक दूसरे को काट दे रही है और जहाँ पे काटेगा प्रतिबिंब वहीं बनेगा। ये आपको बताया गया है। तो देखिए प्रकाश की पहली किरण और दूसरी किरण एक दूसरे को I डैश पर काटती है, अतः वस्तु OO डैश का वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इस सब चीज़ों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद में इसको हम डेरिवेट करेंगे। तो जैसे जैसे प्रतिबिंब बना है वैसे वैसे आपको लिखना है। फिर आप यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे। यहाँ पे मान लेंगे एक किरण और आती है। एक किरण आती है दर्पण के ध्रुव पे, दर्पण के ध्रुव से परावर्तित होती है और वह कहाँ से आती है? ये जो हमारा I डैश के नाम से जो प्रतिबिंब है, इसके ऊपर यानी कोने पे जो आपका इसका बना है शिखर, सबसे ऊंचे वाले पे I डैश यहाँ से होकर जाती है। तो यहाँ पे परावर्तन का नियम बनेगा कि आपतन कोण जहाँ से किरण आती है और इसको हम मान लेंगे अभिलंब। OP को क्या मानेंगे? अभिलंब। तो इनको रचना किया गया है, आप इनको बाद में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे जैसे बना है ऐसे ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए आने वाली किरण और यहाँ पे जो अभिलंब है OP, इनको बीच में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का नियम बताया गया। ठीक है, तो इनको हम कैसे करते हैं इन सभी को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखने वाले हैं, आप इनको कॉपी करिए। जैसे जैसे बनाए हम क्या लिए हैं, एक अवतल दर्पण M1 और M2 के नाम से लिए हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे। तो लिखते हैं माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। देखिए माना एक M1 M2 के नाम से अवतल दर्पण है भैया, इसका ध्रुव है क्या है? P है और वक्रता केंद्र C है। अच्छा, मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस F है। जैसे जैसे लिखना है, जैसे है वैसे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे मुख्य फोकस F है, मुख्य फोकस F है। एक वस्तु वक्रता केंद्र
एक वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, एक वस्तु सी और अनंत के बीच रखिए। आप चाहो तो यहाँ पे वस्तु का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। रखिए, यहाँ पे जो लिखा है एक वस्तु, यहाँ पे चाहो तो आप नाम इसका लिख सकते हो ओ डैश के नाम से, ठीक है। देखिए, एक वस्तु वक्रता केंद्र और सी और अनंत के बीच रखिए। अब देखिए, यहाँ से वस्तु से यानी ओ डैश से वह प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो हम लिखते हैं वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अच्छा, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तथा दर्पण के बिंदु दर्पण पर से होकर जाती है। आप इतना इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हो गया आपका डिटेल कि भाई कैसे प्रतिबिंब बना है और उनके अंदर क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो मान लेते हैं M1, देखिए लिखा गया है, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस F है, ठीक है। इनका तो परिचय हो गया भाई कौन चीज़ क्या क्या है और कहाँ है। अब लिखा है एक वस्तु ओ डैश वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच रखिए। देखिए, एक वस्तु जो है हमारा वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच रखिए, ठीक है। मुस्कुराते हुए पढ़िए। अब कहता है कि वस्तु से चलने वाली किरण, तो वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात, या फिर लिख सकते हैं तथा दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है तथा बाद में टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। लिख सकते हैं वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तथा दर्पण के बिंदु ए पर टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर जाती है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की दूसरी किरण है। प्रकाश की जो दूसरी किरण आती है कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र से होकर आती है। तो लिखा गया यहाँ पे वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट आती है, ठीक है। सभी चीज़ बताया गया है। अब कहता है कि ये दोनों किरण है, कौन किरण भैया? जो पहले किरण आई है और जो दूसरका गई है, एक दूसरे को कहाँ पे काटी हैं? तो लिखा गया है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। अतः वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आई डैश वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है, मुख्य फोकस एफ है, प्रतिबिंब आई डैश बना है। कहता है एक किरण वस्तु के, देखिए एक किरण वस्तु के ओ डैश से चलती है। देखिए, वस्तु ओ डैश है ना, यहाँ से किरण चलती है और दर्पण के बिंदु P पर यानी दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तथा वहाँ से परावर्तन के पश्चात वस्तु आई डैश से होकर जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब बात आती है कि तो हमारे यहाँ पे डिटेल हो गया प्रतिबिंब कैसे बना है, ठीक। अब इनमें हम रिलेशन दिखाते हैं कि भाई इनको पाना है हमको, जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला पाना है, उनके लिए थोड़ा सा हम परिश्रम करते हैं। तो ये जो चीज़ है इनको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको डेरिवेट करते हैं, ठीक है। तो मुस्कुराते हुए कॉपी करिए और हम चलते हैं डेरिवेशन पे। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि भाई इन दोनों में रिलेशन दिखाने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बड़ा सा त्रिभुज बना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं इसमें, यहाँ पे ओ डैश पी और आई डैश और फिर यहाँ पे है ओ पी, ठीक है। तो इनमें क्या रिलेशन है इनको देखते हैं। भाई एक बात बताइए, हमें यहाँ पे जो ओ डैश है और पी है और ओ है, यहाँ पे जो कोण ये बना है इनको हम बराबर कर सकते हैं किससे? ओ पी आई डैश से। क्यों कर सकते हैं इनको हम बाद में बताते हैं, पहले हम इनको लिख देते हैं। देखिए, लिख सकते हैं ओ डैश पी और ओ डैश पी और ओ कोण बराबर है कोण ओ पी आई डैश के। किसके बराबर है? ओ पी आई डैश के। कैसे बराबर है इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पे परावर्तन के नियम से। कैसे? परावर्तन के नियम से। ये भाई एक बात बताइए, ये परावर्तन का नियम क्या है? हमने बताया था कि मान लीजिए क्या है,
एक है आपका एक पृष्ठ है, समतल दर्पण का एक पृष्ठ है, ठीक है। अब कोई किरण जब इस पर आपतित होती है, जब कोई किरण इस पर आपतित होती है तो यहाँ पे परावर्तन के पश्चात क्या होता है, इधर निकल जाती है। कोई किरण आती है तो इसे बोलते हैं आपतित किरण, बताया गया है आपतित किरण आ रही है और इस बिंदु पे यम पे टकराने के बाद उस दिशा में निकल जा रही है, तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण भाई बताया गया है, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होइए। तो यहाँ पे आने वाली किरण को आपतित और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। अगर इसमें हम एक अभिलंब खींच दें, एक अभिलंब, ठीक है, अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कहता है ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। तो भाई एक बात बताइए, आने वाली किरण के साथ में और यहाँ पे अभिलंब, आने वाली किरण और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण, ठीक। इसी प्रकार से टकरा के जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तित कोण। तो जो कोण यहाँ बनता है, मान लीजिए 60 डिग्री बना है तो यह भी 60 डिग्री ही बनेगा। अगर 70 डिग्री बना है तो 70 डिग्री ये भी बनेगा। यानी यहाँ का कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इस चीज़ को बताया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम माने हैं कि यहाँ पे ओ डैश जो बिंदु है, यहाँ से किरण आ रही है और कहाँ पे दर्पण के बिंदु पी पर टकराती है, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात आई डैश से जाती है। तो यहाँ पे ओपी को क्या माना गया है, अभिलंब माना गया है। तो अभिलंब जब माना गया है तो ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर है, इसलिए लिखा गया है ओ डैश पी और ओ डैश पी और ओ जो कोण है वो बराबर किसके हैं, ओ डैश सॉरी ओ पी आई डैश के, ठीक है, ओ पी आई डैश के, मतलब यहाँ के कोण के बराबर है दोनों। तो उसी को वहाँ पे लिखे हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपी को क्या माना गया है, अभिलंब माना गया है। तो आप चाहे तो आप लिख सकते हो कि मुख्य अक्ष क्या है, अभिलंब है, ठीक है। इस प्रकार से उसको हम बराबर दिखा सकते हैं। अब देखिए क्या आगे, इनको हम मिटाते हैं। बिल्कुल आप लोग घबराइए ना, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ओ डैश ओ और पी एक प्रकार का क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसे, देखिए वहाँ पे ओ डैश ओ और पी के साथ में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। इसी प्रकार से एक जो दूसरा है प्रतिबिंब के साथ में जो कोण बना है आई डैश, देखिए आई डैश आई पी, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भैया क्या है, ये दोनों समरूप, पहली बात तो समरूप है और समकोण भी है। तो समरूप समकोण त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ डैश ओ पी तथा आई डैश आई पी एक समरूप समकोण त्रिभुज है। भाई बताइए, समरूप इसलिए है क्योंकि सेम जैसे ए है वैसे ए है, और समकोण क्यों है, क्योंकि इसका भी एक कोण 90 डिग्री है, इसका भी एक कोण 90 डिग्री है, समरूप समकोण त्रिभुज है। अब एक बात बताइए, हम अगर कह दें कि ओ से देखिए पी ओ डैश बराबर है कोण पी ओ डैश बराबर है कोण पी आई डैश के, पी आई डैश के बराबर है। देखिए कैसे, क्योंकि इसका भी एक कोण 90 डिग्री और इसका भी एक कोण 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ओ का कोण क्या है, 90 डिग्री, और आई का कोण कितना है, 90 डिग्री। इस प्रकार से एक दूसरे के बराबर हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं क्या है, क्योंकि भाई समकोण है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसकी वजह से, ठीक है। इसने में तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो समरूप है और समकोण भी है। हम ऐसे कह सकते हैं, इनको कैसे कह सकते हैं भैया, एक बात बताओ, अगर ये समकोण समरूप त्रिभुज है, जब समरूप होता है तो संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, इस चीज़ बताया गया है। अगर समकोण समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अगर हम कह दें भैया कि आई डैश, क्या आई डैश के बटे में ओ डैश, तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि इनके भुजा में देखिए ये जो खड़ी भुजा है ऐसे, इनके साथ में समरूप वाले में यही वाला है ओ डैश। तो हम करते हैं आई डैश बट्टे में ओ डैश, ठीक है। लिख सकते हैं आई डैश बट्टे में ओ डैश बराबर, इसका आकार ऐसे है
यहाँ पे आई, यहाँ पे है आई डैश और यहाँ पे ओ है, ठीक है, सॉरी पी है। इस प्रकार से यहाँ पे बना है, देखिए एक यहाँ पे बना है और एक यहाँ पे। तो ये अगर हम ये जो खड़ी भुजा है इस खड़ी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आई डैश ऊपर रख दिए हैं और ये वाला रख दिए हैं इसको नीचे। अगर इस संगत भुजा का यहाँ पे जो पड़ी भुजा है इसका अनुपात देख लें, यानी हम लिख सकते हैं आई पी, जो पड़ी भुजा है आई पी है और यहाँ का जो पड़ी भुजा है क्या है ओ पी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ पी है। तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तब इनको हम मिटा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है, ये है आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखिए बना है नीचे, कहाँ बना है, प्रतिबिंब बना है नीचे, तो नीचे की दूरियां सभी ऋणात्मक लिया जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइए है क्या, ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर माना लिख सकते हैं, माना प्रतिबिंब, माना प्रतिबिंब की ऊंचाई, माना प्रतिबिंब की ऊंचाई y2 तथा वस्तु की ऊंचाई y1 है, ऐसे हम मान सकते हैं, ठीक है। माना प्रतिबिंब की ऊंचाई y2 तथा वस्तु की ऊंचाई y1 है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब आई डैश बना है, ये कहाँ बना है, यहाँ पे बना है। प्रतिबिंब बना है नीचे और नीचे की दूरियाँ यानी ऊंचाई, नीचे की हम दूरी जब नापेंगे तो ऋणात्मक आएगा। तो जहाँ पे लिखा है आई डैश वहाँ पे हम माने क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो हम उसके जगह क्या लिख सकते हैं y2 मान सकते हैं और बटे y2 बटे क्या लिखेंगे y1 लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाला क्या है, नीचे वाला जो है हमारा वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। तो लिखते हैं हम y1। अच्छा यहाँ पे जो प्रतिबिंब है ये बना है नीचे, तो इसको हम ऋणात्मक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। IP क्या है, IP देखिए IP हमारा है जो हमारा प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं किससे, V से लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे V प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ से लेके प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे ऋणात्मक है, क्योंकि इधर से आएगा तो ऋणात्मक बनेगा, तो यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे। अच्छा वस्तु कहाँ है, OP, देखिए OP लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी होती है और वस्तु की दूरी को हम कैसे लिखते हैं, U से लिखते हैं भैया, ठीक है। अच्छा U से लिख दिए, चिन्ह देखिए किधर आएगा, यहाँ पे है तो यानी इधर से चलना पड़ेगा, इधर तो चिन्ह रहेगा माइनस, तो माइनस से माइनस चिक्कन हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस में y2 बटे में y1 बराबर हो जाएगा v बटे u। भाई एक बात बताइए, v बटे u आ गया, हम इस माइनस को चाहे तो उधर भेज सकते हैं, क्योंकि क्या है इधर बराबर हम भेज सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 बराबर y2 बटे y1 इक्वल टू माइनस v बटे u। यही हमारा रेखीय आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन का फार्मूला यही है, ठीक है। अब अगर चाहें तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे होता है वस्तु की ऊंचाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, आपको कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इनको एक बार हम फिर से कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे ओ डैश पी ओ जो है बराबर है किसके, ओ पी आई डैश के। तो क्यों है, क्योंकि परावर्तन का नियम है, जितना कोण आएगा यहाँ पे कोई किरण आता है इस अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगा इस कोण के बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर। इसी प्रकार से देखिए जो हमारा ओ डैश ओ पी जो है और आई डैश आई पी जो है ये एक दूसरे के समरूप समकोण त्रिभुज है। तो समकोण है तो एक कोण बराबर होगा 90 के, तो 90 के बराबर है। देखिए यहाँ पे O और यहाँ पे I कोण क्या है 90 डिग्री का है। देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे I कोण है 90 डिग्री। और यहाँ पे देखिए हम अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। I डैश I जो लिखा है ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये क्या है वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रख दिए। IP क्या है, पड़ी भुजा है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, इस वाले त्रिभुज की पड़ी भुजा है, और बड़े वाले की पड़ी भुजा क्या है OP है। तो हम पहले छोटी वाले को ऊपर रखेंगे और बड़े वाले को नीचे यहाँ पर रख दिए। I डैश को माना गया है वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई को, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम माइनस y2 लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या है वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम y1 से लिख दिए हैं। ये बराबर क्या है
v बट्टे u के। v कहाँ से आया? IP यानी प्रतिबिंब की दूरी है, उसको हम v से लिखते हैं। OP क्या है? ये वस्तु की दूरी है, इसको हम u से लिखते हैं। चिन्ह दोनों माइनस में था, इसको काट दिया, प्लस बन गया। ठीक है, इस चिन्ह को माइनस वाले को हम भेज सकते हैं उधर, तो चला गया उधर। तो m बराबर हो गया y2/y1 इक्वल टू माइनस v बटे u। रेखीय आवर्धन का फार्मूला, इनको आप कॉपी करिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा में यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, कहते हैं कि रेखीय आवर्धन का जो परिभाषा है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। वही परिभाषा हम आपको यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो लिखते हैं, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये परिभाषा होता है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो भैया ये हो गया परिभाषा आपका। ठीक है, और यहाँ पे हो गया इसका फार्मूला। जितने भी सवाल लगेंगे रेखीय आवर्धन से संबंधित यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, देखिए, जब भी प्रतिबिंब हमारा नीचे बनेगा, चिन्ह कैसा लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विकिरण करियर कोचिंग को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला डेरिवेशन लेके। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।